भारत का उच्चतम न्यायालय ये सिर्फ एक अदालत नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र का एक ऐसा शक्ति केंद्र है जिसने कई बार सरकार को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है। बिल्कुल। ये वो संस्था है जो संविधान की अंतिम व्याख्या करती है। तो आज हम इसी की कहानी को समझेंगे। ये कैसे बना, इसे अपनी शक्तियां कहाँ से मिलती हैं और कैसे जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और सरकार में दशकों तक एक खींचतान चलती रही। देखिए, इसकी पूरी कहानी हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक दी गई है। तो ये इसकी रूल बुक हुई। जी बिल्कुल। और एक बात जो भारत की न्याय व्यवस्था को खास बनाती है वो ये है कि ये इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत है। एकीकृत से क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि हमारे यहाँ अमेरिका की तरह केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग अदालतें नहीं हैं। हमारे यहाँ एक पिरामिड है। सबसे नीचे जिला अदालतें, फिर राज्यों में उच्च न्यायालय और इन सब के शिखर पर दिल्ली में स्थित भारत का उच्चतम न्यायालय है। और इस उच्चतम न्यायालय की शुरुआत 28 जनवरी 1950 को हुई, हमारे गणतंत्र बनने की ठीक 2 दिन बाद। जी। अच्छा, जब ये शुरू हुआ तब इसमें कितने जज थे? आज तो हम 34 जजों के बारे में सुनते हैं। शुरुआत में 1950 में सिर्फ एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो कुल 8। जी, कुल 8। संविधान ने ये शक्ति संसद को दी कि वो जरूरत पड़ने पर जजों की संख्या बढ़ा सकती है। अच्छा, तो ये संसद के हाथ में है? हाँ, जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ी, मुकदमों का बोझ बढ़ा, संसद ने समय समय पर यह संख्या बढ़ाई। और 2019 में हुए संशोधन के बाद अब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। यानी कुल 34। बिल्कुल। ठीक है। तो इन शक्तिशाली पदों पर जजों को चुनता कौन है? ये प्रक्रिया क्या है? जाहिर है ये बहुत ही सोच समझकर होती होगी। उच्चतम न्यायालय के सभी जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, पर वो ये फैसला अकेले नहीं लेते। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वो इस उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कुछ जजों से सलाह मशवरा करते हैं, और बाकी जजों की नियुक्ति के लिए उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। ये परामर्श शब्द सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसी एक शब्द पर दशकों तक हमारे देश में एक बहुत बड़ा संवैधानिक विवाद खड़ा रहा है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कहानी 4 ऐतिहासिक केसों से होकर गुजरती है, जिन्हें हम 4 जजेस केसेस के नाम से जानते हैं। ये क्या थे? ये असल में न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी सरकार के बीच इस बात की लड़ाई थी कि जजों की नियुक्ति में अंतिम फैसला किसका होगा। अच्छा। पहले जज मामले में 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है, सहमति नहीं। तो इसका क्या असर हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जज की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। फैसला सरकार के पक्ष में गया। यानी शुरुआत में सरकार का पलड़ा भारी था। फिर क्या हुआ? फिर आया दूसरा जज मामला 1993 में, और यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही 12 साल पुराना फैसला पलट दिया। जी। कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति ही है, और इसी फैसले ने कॉलेजियम प्रणाली को जन्म दिया। तो कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत यहाँ से हुई। हाँ, कोर्ट ने व्यवस्था दी कि मुख्य न्यायाधीश अपने 2 वरिष्ठतम जजों से सलाह करके जो नाम राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति को मानना ही होगा। यहां से सत्ता का संतुलन न्यायपालिका की ओर झुक गया। तो कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका ने खुद ही बनाया? हाँ, और तीसरे जज मामले 1998 में इसी कॉलेजियम को और बड़ा कर दिया गया। अब यह तय हुआ कि मुख्य न्यायाधीश अकेला फैसला नहीं लेंगे, बल्कि वो 4 वरिष्ठतम जजों से सलाह करेंगे। तो 1 से बढ़कर 5 लोग हो गए। जी। अब ये 1+4 यानी 5 जजों का कॉलेजियम बन गया, जो आज तक जजों की नियुक्ति और तबादलों पर फैसला करता है। तो न्यायपालिका ने जजों को चुनने का अधिकार पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। क्या सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने की या वापस अपना अधिकार पाने की कोई कोशिश नहीं की? कोशिश हुई, और बहुत बड़ी कोशिश हुई। 2014 में सरकार 99वां संविधान संशोधन लेकर आए और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC का गठन किया। NJAC, हाँ, इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। इसमें जज भी थे, कानून मंत्री भी थे, और नागरिक समाज के 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी। इसका मकसद था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो और उसमें सिर्फ जज ही ना हो। ये तो सुनने में काफी तार्किक लगता है। फिर इसका क्या हुआ? ये ज्यादा दिन नहीं चला। 2015 में चौथे जज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस 99वें संशोधन और NJAC कानून दोनों को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया। रद्द ही कर दिया? हाँ, कोर्ट का तर्क था कि इसमें सरकार का दखल न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, और न्यायिक स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और इसी के साथ कॉलेजियम प्रणाली फिर से पूरी तरह लागू हो गई। बिल्कुल। वाह,
ये तो पूरी एक सत्ता के संघर्ष की कहानी है। अच्छा, ये तो हो गई नियुक्ति की प्रक्रिया। पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? इसके लिए अनुच्छेद 124 में 3 शर्तें दी गई हैं। पहली तो ये कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरी, वो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल जज रहा हो या फिर कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो। और तीसरी शर्त? तीसरी शर्त एक विकल्प है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित न्यायविद यानी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। ये तो बहुत दिलचस्प है ना? इसका मतलब है कि किसी कानून के महान प्रोफेसर को भी, जिसने कभी वकालत नहीं की, सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। पर क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं, आज तक इस प्रावधान का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। वाकई दिलचस्प। ठीक है, तो जज नियुक्त हो गए, अब उन्हें हटाना कितना मुश्किल या आसान है? क्या सरकार किसी जज को नापसंद करने पर उसे हटा सकती है? को हटाने की प्रक्रिया, जिसे आम भाषा में महाभियोग कहते हैं, शायद भारत की सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। और उसका आधार क्या होता है? आधार सिर्फ 2 हो सकते हैं: सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या अक्षमता, इनकैपेसिटी। और प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया बहुत लंबी है। इसे शुरू करने के लिए लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। अच्छा, पहले तो प्रस्ताव लाना ही मुश्किल है। जी, अगर स्पीकर या सभापति इसे स्वीकार कर लें तो 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनती है। अगर वो समिति जज को दोषी पाती है, तब जाकर संसद के दोनों सदनों में उस पर वोटिंग होती है। और वहां भी साधारण बहुमत से काम नहीं चलता होगा? नहीं, वहां इसे विशेष बहुमत से पास होना होता है, यानी सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और मौजूद व वोट देने वालों का 2/3 बहुमत। ये तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, इसीलिए आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज महाभियोग से नहीं हटाया गया है। साफ है कि संविधान बनाने वालों ने ये सुनिश्चित किया कि जज बिना किसी डर के काम कर सकें। अब ये तो हो गया कोर्ट का ढांचा। जरा इसकी शक्तियों की बात करते हैं। इसके पास किस किस तरह के अधिकार हैं? इसकी शक्तियों को हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है मूल क्षेत्राधिकार, यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 131 में दिया गया है। इसे आप ऐसे समझें कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में पहली और आखिरी अदालत है। ये वो मामले हैं जो देश के संघीय ढांचे से जुड़े हैं। संघीय ढांचे से मतलब जब सरकारों के बीच लड़ाई हो, जैसे केंद्र सरकार और एक या ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो, या फिर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में ही कोई झगड़ा हो, जैसे पानी के बंटवारे को लेकर। तो ऐसे मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं? जी, किसी और अदालत में नहीं। और आम नागरिक के लिए क्या कोई आम इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है? हाँ, बिल्कुल। और ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है, रिट क्षेत्राधिकार, जो अनुच्छेद 32 से मिलती है। मौलिक अधिकारों के लिए? जी, अगर सरकार किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये अधिकार इतना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो ये तो हो गए वो मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए तो ये अपील की सबसे बड़ी अदालत है ना? बिल्कुल, ये भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ यहाँ अपील की जा सकती है। किन मामलों में? इसमें मुख्य रूप से संवैधानिक, दीवानी यानी सिविल, और आपराधिक यानी क्रिमिनल मामलों में अपील होती है। अगर किसी मामले में संविधान की व्याख्या का कोई बड़ा सवाल जुड़ा हो या कोई बड़ा कानूनी सवाल हो, तो उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ यहाँ अपील हो सकती है। मैंने एक और चीज के बारे में सुना है, विशेष अनुमति याचिका या स्पेशल लीव पिटिशन, SLP। ये क्या है? ये एक तरह का वाइल्ड कार्ड लगता है। आपने सही समझा। अनुच्छेद 136 के तहत मिली ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र है। ये एक विवेकाधीन शक्ति है, मतलब ये कोर्ट की मर्जी पर है। इसका दायरा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भारत की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले या आदेश के खिलाफ अपील की इजाजत दे सकता है, सिवाय सैन्य अदालतों के। चाहे वो मामला दीवानी हो, आपराधिक हो या कुछ भी हो। कुछ भी हो। मतलब अगर आपके सारे कानूनी रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी एक उम्मीद की किरण है कि सुप्रीम कोर्ट शायद आपकी बात सुन ले। हाँ, ये न्याय का एक असाधारण रास्ता है। इसके अलावा एक और अनोखी शक्ति है, सलाहकार क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। जी, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी होती है? नहीं, ये सिर्फ एक सलाह है, कोई फैसला नहीं।
राष्ट्रपति इसे मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और क्या कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है? कुछ मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना भी कर सकता है। ठीक है, अब दो और शक्तियों की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक समीक्षा। इनका क्या मतलब है? अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है। इसके दो मतलब हैं। पहला, इसके सारे फैसले और कार्यवाही रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं और देश की बाकी सभी अदालतों के लिए वो कानून की तरह बाध्यकारी होते हैं। और दूसरा, अगर कोई अदालत की अवमानना करे तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंड दे सकता है। ये शक्ति अदालत की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूरी है। और न्यायिक समीक्षा, ये तो शायद इसकी सबसे बड़ी और विवादास्पद शक्ति है। हाँ, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये शब्द सीधे तौर पे संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन अनुच्छेद 13 और 32 जैसे कई अनुच्छेदों से ये शक्ति निकलती है। और इसमें होता क्या है? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ये जांच करता है कि संसद या विधानसभाओं द्वारा बनाया गया कोई कानून या सरकार का कोई आदेश संविधान के दायरे में है या नहीं। और अगर नहीं है तो? अगर वो कानून संविधान का, खासकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। ये तो लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अंत में अगर हम भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तुलना दुनिया के सबसे शक्तिशाली कोर्ट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से करें तो मुख्य अंतर क्या है? सबसे बड़ा और दिलचस्प अंतर न्यायिक समीक्षा के दायरे में ही है। भारत में हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के सिद्धांत को अपनाते हैं। इसका सरल भाषा में क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है अदालत ये देखती है कि क्या कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसे सही से फॉलो किया गया है या नहीं। मतलब प्रक्रिया सही तो कानून सही। हाँ, और क्या वो कानून किसी मौलिक अधिकार को तो नहीं छीन रहा। अगर प्रक्रिया सही है तो कानून वैध है। और अमेरिका में? अमेरिका का सिद्धांत है विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कदम आगे जाता है। वहां की अदालत न सिर्फ प्रक्रिया देखती है बल्कि ये भी देखती है कि कानून अपने आप में निष्पक्ष और तर्कसंगत है भी या नहीं। यानी वो कानून की नियत और उसके असर की भी जांच करते हैं। जी, जो उन्हें बहुत ज्यादा शक्ति देता है। तो कुल मिला के भारत का उच्चतम न्यायालय सिर्फ कानूनों का व्याख्याकार नहीं है, बल्कि वो संविधान का संरक्षक है, नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है और देश की राजनीति और शासन में एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी संस्था है जो लगातार विकसित हो रही है और अपनी शक्तियों के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को संतुलित रखती है। हमने देखा कि कैसे अदालत ने दशकों की लड़ाई में अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखा और मजबूत किया। भविष्य के लिए सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में जहां सोशल मीडिया के जरिए हर संस्था पर जनता की नज़र है और राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है, क्या शक्ति का ये नाजुक संतुलन ऐसे ही बना रह पाएगा?